नमस्कार दोस्तों। इकोनॉमिक्स करंट अफेयर की सीरीज में अब हमारा जो है चौथा टॉपिक है इन्फ्लेशन से संबंधित। हम जो है इस सीरीज में कवर कर रहे हैं अपना क्या है 2025 का जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का करंट अफेयर इकोनॉमिक्स का। तो पहला पॉइंट है इसमें कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है। ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है अभी क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए नोटिफाइड किया है कि ये इंडेक्स की वैल्यू कितनी है 376, जो कि पिछले साल 2024-25 में इस इंडेक्स की वैल्यू थी 363। तो इस तरीके से जो है 3.58% जो है इंक्रीमेंट हुआ है। ये इंडेक्स की वैल्यू है। जैसे हम जो है किसी भी इन्फ्लेशन को, चाहे वो होलसेल प्राइस इंडेक्स हो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो, तो जो इन्फ्लेशन का जो परसेंटेज निकालते हैं वो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, जैसे मान लीजिए कोई बेस ईयर है, मान लीजिए 2015 बेस ईयर है, तो उस बेस ईयर में इंडेक्स को हम 100 कर लेते हैं, ठीक है। और 2016 में ये जो है इंडेक्स की वैल्यू 110 चली गई, तो हमारा क्या है 10% जो है इन्फ्लेशन जो है बढ़ा है। फिर 2016 के बाद 2017 में इस इंडेक्स की वैल्यू जो 100 बेस ईयर था, उस इंडेक्स की वैल्यू कितनी चली गई, मान लीजिए चली गई 121, ठीक है। तो ये इंडेक्स की वैल्यू क्या है 121 है, लेकिन परसेंटेज टर्म में हमारा जो है इन्फ्लेशन कितना होगा, इस 110 से जो है इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, अगेन ये जो है 10% आएगा। तो इसी हिसाब से जो है जब हम 363 के कंपेयर में 376 का जो है इंडेक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे जो है इंडेक्स की इन्फ्लेशन जो वैल्यू आ रही है 3.58% आ रहा है। कौन रिलीज करता है ये इसको, तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर इशूड में एनुअली हर साल जो है रिलीज करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को हर साल रिलीज करता है। क्यों रिलीज करता है, ये पर्पज़ क्या होता है इसका, कि टू हेल्प द टैक्स पेयर्स कैलकुलेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब समझिए कि क्या होता है कि मान लीजिए, एक तो लॉन्ग टर्म वाली बात क्या है कि मतलब जो है कोई भी एसेट अगर हम 1 साल से ज़्यादा अगर होल्ड करते हैं, चाहे कोई सिक्योरिटीज़ हो गई, चाहे कोई लैंड हुआ, कोई प्रॉपर्टी हुआ, कोई अपार्टमेंट हुआ, हमने मान लीजिए उसको 1 लाख रुपए में परचेज़ किया है, ठीक है। अब हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, 1 लाख रुपए में परचेज़ किया हमने, ठीक है। अब उसके बाद उसको जो है हमने अगले साल 1,20,000 में सेल आउट किया है, तो हमको यहाँ पे 20,000 का जो है कैपिटल गेन मिला है। तो इस कैपिटल गेन में अब हो सकता है कि जो 1 लाख रुपए की कॉस्ट वैल्यू थी यहाँ पे उस एसेट्स की, अगर हम दोबारा इस साल उसको मैन्युफैक्चरिंग करें तो हो सकता है कि वो जो है हमको 1,10,000 में वो मैन्युफैक्चरिंग हो, तो हमको जो 20,000 का जो फ़ायदा दिख रहा है वो आज के डेट में वो केवल 10,000 का प्रॉफिट रह गया है। तो इस जो 10% एक्स्ट्रा जो ग्रोथ हुआ है इन्फ्लेशन में, उसको एडजस्ट करने के लिए जो है ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है हर साल जो है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो रिलीज करती है, ताकि इससे जो है इन्फ्लेशन का जो इंडेक्सेशन जो होता है उसका इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो है वो कैलकुलेट किया जा सके। क्या क्या इंक्लूडेड है इसमें, अगर कैपिटल गेन की बात की जाए तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कोई एसेट हुआ, लैंडमार्क हुआ, अपार्टमेंट हुआ, सिक्योरिटीज़, ज्वेलरी आफ्टर एडजस्टमेंट फॉर द इन्फ्लेशन। It helps adjust the purchase price of an asset using cost inflation index to account for the inflation, thereby reducing the taxable profit। तो जो taxable profit यहाँ पर 20,000 रुपये का हो रहा था उसको रिड्यूस करके हमको 10,000 का हुआ, और कैपिटल गेन हमको कितने पे लगेगा, 10,000 रुपये पे कैपिटल गेन लगेगा। तो ये हुआ हमारा क्या इंडेक्सेशन बेनिफिट, और इंडेक्सेशन को काउंट करने के लिए क्या है ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है रिलीज किया जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस द्वारा। द इंडेक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल ओनली ऑन द कैपिटल गेन दैट आर लॉन्ग टर्म इन नेचर। जो कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म इन नेचर होता है उसी पे ही इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। सिग्निफिकेंस क्या है, टैक्स पेयर्स आर टैक्स्ड ऑन रियल एप्रिसिएशन ऑफ द एसेट एंड नॉट ऑन द गेन ड्यू टू इन्फ्लेशन। क्या है कि मतलब इसका सिग्निफिकेंस इसलिए है कि जो टैक्स पेयर है वो टैक्स पे किस पे करे, रियल एप्रिसिएशन ऑफ, मतलब जो है उसका जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे जो उसका एसेट है, उस पर जो रियल एप्रिसिएशन है, रियल ग्रोथ जो हुआ है वो उस पर टैक्स पे करें, ना कि जो है केवल इन्फ्लेशन की वजह से जो गेन दिख रहा है उस पर वो टैक्स पे करे। तो इस चीज़ को बचने के लिए जो है इस टाइप का जो है इंडेक्स जारी किया गया है। टैक्स पेयर यूजुअली प्रीफर अ हायर CII एज इट अलाउ देम टू क्लेम लार्जर टैक्स रिबेट। जो टैक्स पेयर होते हैं जनरली क्या सोचते हैं कि जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की जो है वैल्यू है वो ज़्यादा है, ज़्यादा आने से क्या होता है कि उनको जो है इंडेक्सेशन का बेनिफिट ज़्यादा मिलता है, वो ज़्यादा टैक्स रिबेट जो है वो क्लेम कर सकते हैं। तो हुआ हमारा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से संबंधित आर्टिकल। अब देखते हैं दूसरा क्या पॉइंट है इसमें कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसको कौन रिलीज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हैज प्रपोज्ड मेजर रिवीजन टू द
इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेथोडोलॉजी टू मेक द हाउसिंग इंडेक्स मोर रिप्रेजेंटेटिव। कंटेक्स्ट इसका यही है कि हाउसिंग इंडेक्स को मोर रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो है और इंक्लूसिव बनाने के लिए इसकी CPI की मेथोडोलॉजी में कुछ चेंज करने के लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने कुछ प्रोविजन किए हुए हैं। करेंटली जो हाउसिंग हैज़ वेट ऑफ 21.67% इन अर्बन एरिया। मतलब जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है CPI जो है वो 4 टाइप का होता है, एक अर्बन, रूरल, फिर इन दोनों का कंबाइन, और उसके अलावा जो है CPI जो है इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर, मतलब इस टाइप के जो है अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए चाहे सेक्टर के लिए CPI अलग से रिलीज करती है। लेकिन बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्बन, रूरल एंड कंबाइन जो है रिलीज करती है। तो जो अर्बन वाला जो है इंडेक्स है उसमें हाउसिंग का वेटेज कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है एट ऑल इंडिया लेवल, बेस्ड मेनली ऑन अर्बन डाटा, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हाउस रेंट अलाउंस एज ए प्रॉक्सी फॉर द रेंट, अ सिस्टम दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट रियल रेंटल ट्रेंड। मतलब जो है इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के जो HRA मिलते हैं उसको इसके डाटा को लिया जाता है जो कि जो है रियल रेंटल ट्रेंड को जो है रिप्रेजेंट नहीं करता है, पर्टिकुलरली इन द स्मॉलर टाउन एंड रूरल एरिया। तो इसके लिए जो है इसको और इंक्लूसिव बनाने के लिए इसमें जो है रिफॉर्म और मेथोडोलॉजी को चेंज करने की कुछ बात की गई। क्या क्या इसमें चेंज करने की बात की गई है इस प्रपोजल में? तो पहला है कि इंक्लूजन ऑफ रूरल हाउसिंग डाटा, मतलब रूरल हाउसिंग डाटा को भी इसमें इंक्लूड करने की बात की गई है जिससे कि अर्बन और रूरल एरिया दोनों के इन्फ्लेशन को काउंट किया जा सके, और विच विल कवर रेंट एंड इम्प्यूटेड रेंट ऑफ फॉर ओनर ऑक्यूपाइड रूरल होम्स। मतलब जो है एक तो रेंटल जो रेंट पे चढ़ा हुआ है घर उसका जो है उसका डेटा, और साथ ही साथ जो है मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड रूरल होम्स के भी जो है डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, उसकी भी कुछ वैल्यू एज ए रेंट निकाली जाएगी। तो उसमें इसको इंक्लूड करना है। दूसरा क्या, एक्सक्लूजन ऑफ एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड ड्वेलिंग, मतलब जो है कोई गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया हाउस हो, HRA हो, या कोई एम्प्लॉयर, कोई प्राइवेट एम्प्लॉयर भी जो है अपने एम्प्लॉयज़ को अगर कोई हाउस रेंट देता है या ड्वेलिंग प्रोवाइड करता है तो उसको इसमें एक्सक्लूड किया जाएगा। क्यों एक्सक्लूड किया जाएगा? क्योंकि देखिए HRA जो है हाउस रेंट अलाउंस जो है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, पे ग्रेड्स। मतलब देखिए अगर पे ग्रेड के हिसाब से सेम हाउस का जो है रेंट एक तरीके से गवर्नमेंट अलग अलग कैटेगरी के लोगों को, अलग अलग ग्रेड के लोगों को अलग अलग पेमेंट करता है, तो इससे जो है मतलब लार्जली जो है मिसमैच होता है, रेंट का जो कैलकुलेशन होता है वो लार्जली जो है मिसमैच हो जाता है। तो इसको जो है एक्सक्लूड करने की बात की गई है। और जो डाटा कलेक्शन है वो जैसे पहले जो है 6 मंथ में जो है डाटा जो दिया जाता था, कलेक्शन किया जाता था, उसके जगह पे इसको मंथली बेसिस पे जो है डाटा कलेक्शन की बात जो है इस मेथोडोलॉजी में होनी चाहिए। और सैम्पल साइज जो होता है उसको ब्रॉडन करना है। द अपडेटेड मेथोडोलॉजी विल यूज ब्रॉडर पैनल बेस्ड रेंट ट्रैकिंग सिस्टम टू इनहेंस कंसिस्टेंसी एंड रिड्यूस बायस इन इन्फ्लेशन एस्टीमेट। मतलब जो है जो डेटा सैंपल वगैरह जो है सैंपल साइज वगैरह है वो ब्रॉडन होना चाहिए ताकि बायसनेस से इससे बचा जा सके। तो ये जो है बेसिकली ये प्रपोजल जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में मतलब जो है इंक्लूड होने चाहिए ताकि जो है इसको जो है और ब्रॉड बेस्ड, इंक्लूसिव और जेन्युइन बनाया जा सके। देखते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? कंपोजिट इंडिकेटर है, कंपोजिट इंडिकेटर दैट ट्रैक शॉर्ट टर्म चेंजेस इन रिटेल प्राइस फॉर रिप्रेजेंटेटिव हाउस होल्ड कंजम्पशन बास्केट। मतलब हाउस होल्ड के कंजम्पशन में जो भी चीज़ें यूज होने वाली हैं तो उसका जो है एक तरीके का जो है रिटेल लेवल पे प्राइस क्या चेंज हो रहा है शॉर्ट टर्म में, उसको जो है एक तरीके का ये मैपिंग करने का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक माध्यम है। बेस ईयर क्या लिया गया है इसका? 2012 है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। मतलब जो है 2012 में बेस ईयर को मानने का मतलब ये है कि इंडेक्स की वैल्यू अगर हम 100 उस समय मान लेते हैं तो उससे अभी तक में जो है जितने भी इंडेक्स की वैल्यू हुई, मतलब अगर उस समय 100 रुपये की कोई चीज़ मिल रही थी और मान लीजिए 2025 और 26 आते आते तक में अगर इंडेक्स की वैल्यू 400 रुपये हो गई तो समझ लीजिए कि जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हाउस होल्ड बास्केट्स है वो हम जो चीज़ 100 रुपये में ले रहे थे उसकी मार्केट वैल्यू 100 रुपये की जगह अब जो है 400 रुपये हो गई। ठीक है, तो ये इंडेक्स ये रिप्रेजेंट करता है। जब इन्फ्लेशन परसेंटेज हम निकालते हैं तो उसका फार्मूला यही है कि हम प्रीवियस ईयर चाहे प्रीवियस मंथ चाहे प्रीवियस 6 मंथ जिस बेसिस पे डाटा निकल के आता है तो उससे हम जो है कंपैरिजन करते हैं परसेंटेज के रूप में, उससे हमारा इन्फ्लेशन परसेंटेज पता चलता है। CPI इज कैलकुलेटेड यूजिंग मॉडिफाइड लेस्पर्स फिक्स बेस फार्मूला अप्लाइंग बेस ईयर एक्सपेंडिचर वेट टू द मेजर चेंजेस इन हाउस होल्ड कंजप्शन। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रिलीज मंथली
विथ वीकली प्राइस कलेक्शन फ्रॉम पेरिसेबल एंड मंथली फॉर नॉन पेरिसेबल एंड सर्विसेज। मतलब जो है जो पेरिसेबल आइटम है उनका वीकली प्राइस डाटा कलेक्शन किया जाता है और जो नॉन पेरिसेबल आइटम है उनका मंथली और सर्विसेज का भी मंथली जो है डाटा कलेक्शन किया जाता है। CPI कंबाइंड क्या होता है? इट इज़ इंडियाज ऑफिशियल इन्फ्लेशन इंडिकेटर। मतलब देखिए एक तो अर्बन और एक रूरल, ये जो है सेपरेट जो है वो रिलीज तो किया ही जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन साथ ही साथ जो है एक कंबाइंड फॉर्म में ये इंडिया का ऑफिशियल इन्फ्लेशन इंडिकेटर जो है वो रिलीज़ किया जाता है। इसी के आधार पर मॉनेटरी पॉलिसी जो है कि पॉलिसी फार्मुलेट की जाती है अंडर द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। मतलब जो है RBI अगर 4% महंगाई अगर टारगेट करती है तो किस 4% को टारगेट करती है, किस इंडेक्स को? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी क्या है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइन अर्बन और रूरल एरिया दोनों की मिला करके जो है इंडेक्स की वैल्यू इन्फ्लेशन की वैल्यू 4% होनी चाहिए। तो उसके आधार पर मॉनेटरी पॉलिसी की नीतियों का जो है निर्धारण होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ CPI देख लेते हैं कि कितने टाइप के CPI हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हैं। तो एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर, इसका बेस ईयर क्या है? 1986 इसका बेस ईयर है। और इसको कौन कंपाइल करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ब्यूरो ऑफ लेबर। इसको जो है श्रम मंत्रालय के अंतर्गत लेबर ब्यूरो जो है इसको रिलीज करता है। उसी तरीके से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल लेबर को कौन करता है? और इंडस्ट्रियल वर्कर, ये दोनों को जो है इंडस्ट्रियल वर्कर का बेस ईयर 2016 है, उसको भी श्रम मंत्रालय के द्वारा ही जारी होता है। और रूरल लेबर का जो बेस ईयर है 1986-87 है, इसको भी श्रम मंत्रालय के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो 3 CPI जो है एग्रीकल्चर लेबर, रूरल लेबर और इंडस्ट्रियल वर्कर, ये 3 इंडेक्स को जो है लेबर ब्यूरो जो है रिलीज करता है। और ये जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइन रूरल अर्बन, ये जो है इसको 2012 बेस ईयर है इसका, और इसको रिलीज करता है नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, NSO रिलीज करता है, अडॉप्टेड बाय RBI एज ए की इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए। कमोडिटी का वेटेज देख लेते हैं कि CPI में क्या क्या जो है कमोडिटी का कितना वेटेज है। तो देखिए पहले क्लॉथिंग एंड फुटवेयर का 6.53, पान टोबैको इंटॉक्सिकेंट्स 2.3, सबसे ज़्यादा जो है इसमें फूड एंड बेवरेज 45.9 है, हाउसिंग का 10% है, फ्यूल एंड लाइट 6.8% है और मिसलेनियस जो है 28.3% है इसमें। तो ये हुआ कमोडिटी का वेटेज अंडर द CPI। इशू क्या है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ? तो आउटडेटेड बेस ईयर, मतलब इट स्टिल यूजेज 2012 का बेस ईयर अभी भी यूज कर रहा है, विच इज़ नो लॉन्गर रिफ्लेक्ट करंट कंज्यूमर बिहेवियर। देखिए क्या है कि बेस ईयर रिवीजन का एक सबसे मुख्य कारण ये होता है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो कंज्यूमर का बिहेवियर जो है वो चेंज होता जाता है, कंज्यूमर का रिक्वायरमेंट चेंज हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो ये पिछले 5-10 सालों में मोबाइल, इंटरनेट, डेटा, इसका जो है यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो जा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ से आज से 30 साल पहले जाएंगे तो मोबाइल, डेटा, ये सब चीज़ों का कुछ यूटिलाइजेशन होता नहीं था। तो जब बेस ईयर का जब हम रिवीजन करते हैं तो जो कमोडिटी बास्केट है, हो सकता है कि कुछ कमोडिटी का रिक्वायरमेंट ना हो और कुछ नई चीज़ें ऐड हो गई हैं और उसका जो है कंज्यूमर भरपूर यूज कर रहे हैं, तो उसको जो है ऐड किया जाता है, पिछली कुछ चीज़ों को डिलीट किया जाता है। तो इसके लिए बेस ईयर रिवीजन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। और प्रिवेलिंग इकोनॉमिक रियलिटी, जो कि इकोनॉमिक रियलिटी को दर्शाता है। स्क्यूड वेटेज मतलब वन साइडेड वेटेज दिया है कि इसको फूड होल्ड्स अ डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई वेटेज, इवन दाउ हाउसहोल्ड नाउ स्पेंड मोर ऑन द हेल्थ, एजुकेशन एंड सर्विसेज। मतलब जो हाउस होल्ड जो है आज के डेट में जो हेल्थ, एजुकेशन और सर्विस पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और कंपेयर देन फूड आइटम पे। लेकिन फूड आइटम का अभी भी जो वेटेज है लगभग 45% तक है। तो मतलब जो है इसको भी कम करके इन चीज़ों पे जो है इसको ऐड करने की ज़रूरत है, चाहे ऐड है तो उनको और बढ़ाने की ज़रूरत है। सब्सटीट्यूशनल बायस, द फिक्स्ड बास्केट अप्रोच एज्यूम कंज्यूमर टू डू नॉट शिफ्ट। अब ये क्या है सब्सटीट्यूशनल बायस? मतलब जो है इसमें कुछ चीज़ कोई मतलब ये शो कर रहा है कि हम जो है कमोडिटी और बास्केट को फिक्स कर दिए हैं और कंज्यूमर जो है इससे ज़्यादा मतलब इससे अल्टरनेट जा करके कोई कंजम्पशन नहीं करेगा। ये भी एक गलत है, ये बायसनेस है। टू चीपेस्ट सब्सटीट्यूट व्हेन प्राइजेस राइज विच कैन एग्रीगेट द इंक्रीज इन द लिविंग कॉस्ट। मतलब मान लीजिए सिंपल सा चीज़ है कि मान लीजिए कोई एक कमोडिटी है एक्स, उसका वो कमोडिटी और एक कमोडिटी है वाई, ठीक है, इसका वेटेज है 10%, इसका 5%। अब इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन एक्स का सब्सटीट्यूट है वाई, मतलब अगर एक्स कोई कंज्यूम नहीं करता है तो उसकी जगह पे हम वाई कंज्यूम कर सकते हैं। इसका प्राइस बहुत बढ़ गया है, लेकिन वाई जिसका वेटेज 5% है उसका या तो रेट बढ़ा है या तो कांस्टेंट है, तो हम इस पर शिफ्ट हो जाते हैं।
तो कंज्यूमर बिहेवियर यहाँ पे क्या है, शिफ्ट हुआ सब्सटीट्यूट की तरफ। लेकिन अभी क्या है, इन्फ्लेशन क्या दिखाएगा हमको, ये जो एक्स वाला जो कमोडिटी है जिसका इन्फ्लेशन तेज़ी से बढ़ रहा है उसके तरफ जो है दिखाता है, इससे महंगाई जो है बढ़ के दिखती है। तो ये मतलब इस चीज़ से भी जो है मतलब ये भी एक मेजर इशू है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के रिफॉर्म के लिए। क्वालिटी एडजस्टमेंट, द CPI ऑफन कैन नॉट सेपरेट जेन्युइन इन्फ्लेशन फ्रॉम हायर प्राइस कॉस्ट बाई इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट क्वालिटी और न्यूली इंट्रोड्यूस्ड गुड्स। अब ये देखिए क्या है कि क्वालिटी एडजस्टमेंट मतलब जैसे मान लीजिए कोई इन्फीरियर क्वालिटी का मटेरियल है तो उसका प्राइस अगर हम मेजर कर रहे हैं, सेम वही मटेरियल अच्छी क्वालिटी का अगर मार्केट में अवेलेबल हो गया और उसका प्राइस बढ़ गया, तो क्या ये क्वालिटी और कॉस्ट का जो कैलकुलेशन है, जहाँ कॉस्ट क्वालिटी के चलते जो कॉस्ट बढ़ा है तो उसको इन्फ्लेशन रिफ्लेक्ट कर रहा है। इन्फ्लेशन में क्या अननेसेसरी का जो है महंगाई बढ़ के दिखेगा, लेकिन वो क्वालिटी जो है वहाँ पे इग्नोर कर दिया जाता है CPI में। तो जो है क्वालिटी इज लार्जली जो है ओवरलुक्ड है, यहाँ पे इग्नोर्ड है। और कौन कौन से इन्फ्लेशन इंडेक्स हैं, एक तो होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसको इसमें केवल गुड्स ऑनली इंक्लूडेड गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स, इंक्लूड्स इंपोर्टेड आइटम, एक्सक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें इंक्लूडेड हैं। इसको रिलीज कौन करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है। और डज नॉट रिफ्लेक्ट अप टू डेट एक्सपेंडिचर पैटर्न, डज नॉट कंसिडर सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विस सेक्टर नहीं होता है, वहीं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सर्विस सेक्टर होता है लेकिन डज नॉट इंक्लूड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर प्राइस में कैपिटल गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है, लेकिन गुड्स और सर्विस दोनों इंक्लूडेड होते हैं। इसको रिलीज करता है NSO, और लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है इसमें होते हैं। एक सबसे बड़ा पैमाना जो है महंगाई मापने का GDP डिफ्लेटर है। इसमें सब कुछ मतलब जो है गुड्स एंड सर्विस इंक्लूड है, कैपिटल गुड्स इंक्लूड है, और इसमें लेकिन अब GDP वाली बात है तो क्या होता है, इंपोर्टेड एक्सक्लूड इंपोर्टेड आइटम, इसमें जो है इंपोर्टेड आइटम जो है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। बाकी जो है रिफ्लेक्ट अप टू डेट एक्सपेंडिचर, इनहेंस इन्फ्लेशन मेजरमेंट, ये जो है इन्फ्लेशन मेजरमेंट को बढ़ा मतलब ज़्यादा बढ़ के दिखता है इसमें। तो ये हुआ हमारा जो है जो वेरियस इन्फ्लेशन इंडेक्स है उसके बारे में डिस्कशन। अगला टॉपिक है इसमें स्टैगफ्लेशन।